बीए भाग प्रथम की इस क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे संस्थात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। संस्थात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। हम सभी जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर हम शासन व्यवस्थाओं को 2 भागों में बांट सकते हैं: संस्थात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संस्थात्मक शासन व्यवस्था शासन के उस रूप को कहते हैं जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अर्थात वास्तविक कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए कानूनी दृष्टि से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था को समझने के बाद अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करने से पहले हम देखेंगे कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था किन किन देशों में है। हमारे देश भारत में भी संस्थात्मक शासन व्यवस्था है। इसके अलावा इंग्लैंड संस्थात्मक शासन व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ मॉडल है। भारत ने संस्थात्मक शासन व्यवस्था इंग्लैंड की शासन व्यवस्था से ही ग्रहण की है, क्योंकि भारत अनेक वर्षों तक इंग्लैंड के अधीन रहा था और संस्थात्मक शासन व्यवस्था को हमने बहुत करीब से देखा था। तो संविधान निर्माताओं को ये शासन व्यवस्था भारत के लिए उचित लगी और भारत में संस्थात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। संस्थात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहली विशेषता है नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका का भेद। संस्थात्मक शासन व्यवस्था जिस भी देश में होगी वहाँ पर 2 तरह की कार्यपालिका पाई जाती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका व दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। राज्य का प्रधान जो होता है वो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका इंग्लैंड में सम्राट के रूप में है, वहीं भारत में राष्ट्रपति के रूप में नाम मात्र की कार्यपालिका पाई जाती है। सैद्धांतिक रूप से जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है वो ही शक्ति संपन्न होती है, किंतु व्यवहार में इसकी सारी शक्तियों का प्रयोग कार्यपालिका अथवा मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। और हम ये देखते हैं भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रतिनिधि है, वहीं प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। संस्थात्मक शासन व्यवस्था की दूसरी विशेषता है व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक न होकर परस्पर घनिष्ठ रूप में संबंधित होते हैं। कार्यपालिका की नियुक्ति व्यवस्थापिका में से ही की जाती है और कार्यपालिका अपने कार्यों और नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास कर कार्यपालिका को उसके पद से हटा सकती है। दूसरी ओर कार्यपालिका केवल प्रशासन संबंधी कार्य ही नहीं करती, वरन कानून निर्माण से संबंधित सभी कार्यों में भी भाग लेती है। तीसरी इसकी विशेषता है कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता। इस शासन में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। कार्यपालिका उसी समय तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त रहता है। चौथी इसकी विशेषता है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। संस्थात्मक व्यवस्था का एक अन्य सिद्धांत संसद के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। प्रशासनिक नीति निश्चित करने का कार्य मंत्रिमंडल द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है,
मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में कार्य करता है और सभी मंत्री एक दूसरे के निर्णय और कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि संसद का निम्न सदन किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को ऐसी स्थिति में त्यागपत्र देना होता है। पांचवी इसकी विशेषता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। प्रत्येक मंत्री अपने अधीन अपने विभाग का प्रबंधक होता है, अतः उसे व्यक्तिगत रूप से उस विभाग को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहना होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मंत्रिमंडल जहाँ सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, वहीं प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से भी इस शासन व्यवस्था में अपने विभाग के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। छठी इसकी विशेषता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री का नेतृत्व इस पद्धति की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। वह मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उनमें विभागों का वितरण करता है, उनके कार्यों में सामंजस्य स्थापित करता है, उनके विभागों का निरीक्षण करता है और उन्हें पदच्युत कर सकता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी उन राजनीतिक खिलाड़ियों की टीम का नेता होता है जिसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल राजनीतिक खेल खेलता है। अब हम बात करेंगे संस्थात्मक शासन के गुण के बारे में। संस्थात्मक शासन पद्धति के कुछ प्रमुख गुण इस प्रकार हैं। सबसे पहला है उनमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग। मानव शरीर के समान ही शासन व्यवस्था में भी एक तरह की एकता पाई जाती है और श्रेष्ठ प्रशासन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्रशासन के या शासन व्यवस्था के इन अलग अलग अंगों में सहयोग हो। शासन व्यवस्था में भी इसी प्रकार का सहयोग पाया जाता है और इस सहयोग के परिणाम स्वरूप शासन कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। इस शासन व्यवस्था में परस्पर सहयोग के द्वारा ठीक प्रकार के कानूनों का निर्माण किया जा सकता है और यही कारण है कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था का सबसे प्रमुख गुण व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग है। दूसरा इसका गुण है शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी। संस्थात्मक शासन में मंत्रीगण व्यवस्थापिका के सदस्य और इस रूप में वो जनता के प्रतिनिधि भी होते हैं। ये मंत्रीगण व्यवस्थापिका के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। मंत्री लोगों को अपने पद पर बने रहने के लिए जनता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर उसके अनुसार ही कार्य करना होता है। इस प्रकार शासन व्यवस्था का संचालन आवश्यक रूप से जनता के हित में ही होता है। तीसरा इसका गुण है आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन संभव। संस्थात्मक शासन की ये एक बहुत अच्छा गुण है कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था में आवश्यकता के समय किसी भी तरह का परिवर्तन किया जा सकता है। मंत्रिमंडल में भी परिवर्तन किया जा सकता है। आवश्यकता हो तो राजनीतिक दलों की मिलीजुली सरकार का निर्माण भी किया जा सकता है। वहीं हम देखते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव नहीं होता है, तो ये भी इसका एक गुण है। चौथा इसका गुण है योग्यतम अनुभवी एवं लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में जिन सदस्यों को अपने अनुभव और योग्यता के आधार पर देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो जाता है, वे ही व्यक्ति मंत्रिपरिषद के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। व्यवस्थापिका के योग्य और अनुभवी सदस्य होने के कारण उन्हें शासन कार्य के आधारभूत सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान होता है और लोकप्रिय होने के कारण इनके द्वारा शासन का संचालन जनहित के लिए ही किया जाता है। पांचवा इसका गुण है राजनीतिक शिक्षा।
संस्थात्मक शासन में अध्यक्षात्मक शासन की अपेक्षा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिक अच्छा अवसर प्राप्त होता है। व्यवस्थापिका में विभिन्न विभागों के कार्यों की आलोचना होती है। इसके अलावा जनता व्यवस्थापिका के इस कार्य विवरण को रुचिपूर्वक पढ़ती है और सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में भी जनता को ज्ञान प्राप्त होता रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था में जनता शासन के साथ सीधे रूप में जुड़ी रहती है और उसे राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती रहती है। आगे का इसका गुण है निरंकुशता का अभाव। संस्थात्मक शासन में कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का पूर्ण नियंत्रण रहता है और यदि मंत्री लोग मनमानी करें तो व्यवस्थापिका के द्वारा उन्हें पदच्युत किया जाता है। इस स्थिति के कारण शासन कभी भी निरंकुश नहीं हो पाता है। तो हम कह सकते हैं कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें उपयुक्त सभी गुण विद्यमान है। अब हम बात करेंगे संस्थात्मक शासन के दोष की। संस्थात्मक शासन व्यवस्था का सबसे पहला दोष अगर हम देखें तो वो है दलीय तानाशाही का भय। संस्थात्मक शासन में संपूर्ण राजशक्ति जनता के हाथ में न होकर एक दल विशेष के हाथ में रहती है। व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी के द्वारा कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है और इस प्रकार ये दल राजनीतिक दल मनमाने तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक बार सत्ता अपने हाथ में आ जाने पर राजनीतिक दल भ्रष्ट उपायों को अपनाकर सत्ता को अपने हाथ में रखने का प्रयत्न भी करते रहते हैं। तो इस तरह से इस शासन व्यवस्था में दलीय तानाशाही का भय हमेशा बना रहता है। दूसरा है निर्बल शासन। संस्थात्मक शासन में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसके हाथ में शासन की संपूर्ण शक्ति हो और जो संपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हो। शासन की इस निर्बलता के कारण ही आवश्यक निर्णय लेने में काफ़ी समय लग जाता है और निर्णयों को गुप्त रखने में भी कठिनाई होती है। शासन की यह निर्बलता युद्ध अथवा अन्य संकटकालीन परिस्थितियों में असहनीय हो जाती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में निहित होने के कारण शासन में ये निर्बलता नहीं रहती है। अब हम बात करें इसके आगे के दोष की, तो वो है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विरोध। शक्ति पृथक्करण लोकतंत्र का एक मुख्य सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अनुसार शासन के अंतर्गत व्यवस्थापन, शासन और न्याय संबंधी सारी शक्तियाँ अलग अलग हाथों में रहनी चाहिए। लेकिन संस्थात्मक पद्धति शक्ति पृथक्करण के इस सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें शासन मंत्री परिषद के अधीन होता है और जो व्यवस्थापन विभाग की एक समिति मात्र होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहने के बजाय एक दूसरे से जुड़ी रहती है। चौथा इसका दोष है कार्यपालिका की अस्थिरता। इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल व्यवस्थापिका के विश्वास पर निर्भर होने के कारण निश्चित नहीं होता है। कार्यकाल की इस अस्थिरता के कारण मंत्रीगण ऐसी योजनाएं प्रस्तावित करने के लिए उत्साहित नहीं होते हैं जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए काफ़ी समय की आवश्यकता हो, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम अस्थायी रूप से है, कभी भी हमें हटाया जा सकता है। यही कारण है कि कार्यपालिका की अस्थिरता होने से बड़े बड़े निर्णय इस शासन व्यवस्था में नहीं लिए जा सकते। पांचवा है अयोग्य व्यक्तियों का शासन। संस्थात्मक शासन में मंत्री परिषद का निर्माण योग्यता एवं विभागीय ज्ञान के आधार पर किया जाता है। जनता में लोकप्रिय होना या दल का नेता होना एक बात है, वहीं उत्तम शासक होना दूसरी बात है।
कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार इस शासन व्यवस्था में ऐसे लोगों को भी मंत्री बनाना पड़ता है जिनके पास विशेष योग्यता नहीं होती है, परंतु वो दल में लोकप्रिय होते हैं। इस कारण से उन्हें वो विभाग सौंप दिया जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप शासन का संचालन अयोग्यतापूर्ण ढंग से किया जाता है। छठा इसका दोष है मंत्रिमंडलीय तानाशाही की प्रवृत्ति। वर्तमान समय में संस्थात्मक शासन में ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि संपूर्ण राज्य शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथों में केंद्रित हो जाती है और व्यवस्थापिका उसके हाथों की कठपुतली मात्र बन जाती है, और मंत्रिपरिषद की ये तानाशाही प्रजातंत्र के लिए सही साबित नहीं होती है। अब इसका अगला गुण है दोष है इसका अगला प्रशासन कार्य की अक्षमता। कार्यपालिका के व्यवस्थापिका से संबंधित होने के कारण मंत्रियों का बहुत समय व्यवस्थापिका में उपस्थित होने, वहाँ वाद विवाद सुनने और स्वयं वाद विवाद में भाग लेने में चला जाता है, और ये मंत्रीगण शासन संबंधी कार्यों पर ठीक प्रकार से ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसका आगे का दोष है संकट काल में कार्यपालिका की निर्बलता। संस्थात्मक शासन युद्ध या अन्य संकट काल की स्थिति में बहुत अधिक निर्बल होता है। ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद को न केवल युद्ध का संचालन या संकट काल का सामना करना पड़ता है, बल्कि दिन प्रतिदिन की आलोचना भी सहन करनी होती है, और ये आलोचनाएं मंत्रिपरिषद के कार्य में बाधक सिद्ध होती है। अब संस्थात्मक शासन का सबसे अंतिम दोष है मंत्रिमंडलों का बढ़ता हुआ आकार और दल बदल। वर्तमान समय में संस्थात्मक शासन का एक सबसे महत्वपूर्ण दोष ये देखने में आ रहा है कि मंत्रिमंडल के सदस्य दल बदल करते रहते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि मंत्रिमंडलों के निर्माण और प्रशासनिक व्यय में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, और उसको बीच बीच में मंत्रिमंडल में परिवर्तन करना पड़ता है। इसके साथ ही दल के सदस्यों को खुश करने के लिए उन्हें मंत्री पद दे दिया जाता है, और मंत्रिमंडल का आकार बढ़ता जाता है। इसके फलस्वरूप प्रशासनिक व्यय में भी वृद्धि होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था एक अच्छी शासन व्यवस्था साबित हो सकती है अगर हम इसके दोषों को दूर करने का प्रयत्न करें और दलीय जो प्रवृत्तियां हैं इनको रोकने का प्रयास करें, तो संस्थात्मक शासन व्यवस्था एक अच्छी शासन व्यवस्था साबित हो सकती है।